हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी की सेकंड वीडियो। अब देखिए, पिछली वीडियो में आपने बिजनेस की मीनिंग देखी, प्रोफेशन की मीनिंग देखी, सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है उसके 10 पॉइंट्स कवर किए। फिर जनरल पॉइंट्स में 7 पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए थे। जो 7th पॉइंट था उसका एक्सेप्शन का पार्ट रह गया था, तो आज की वीडियो में सबसे पहले वो कवर कर लेंगे। फिर देखिए सेक्शन 29 आएगा, सेक्शन 30 आएगा, सेक्शन 31 आएगा। ये सारा पार्ट कवर आज की वीडियो में हो जाएगा। फिर अगली वीडियो में सेक्शन 32 आएगा जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो आएगा ही, साथ में एग्जाम्पल भी कवर हो जाएंगे। अब देखिए, वो डिटेल पार्ट है, जरूरी नहीं कि एक ही वीडियो में कवर हो, क्योंकि उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट भी आएगा। पावर जनरेटिंग यूनिट्स या पावर सेक्टर यूनिट, उसका जो एसएलएम बेसिस पर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो उसकी कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, एग्जाम्पल का पार्ट आएगा। तो इस तरीके से मैंने डिटेल पार्ट कवर किया है, आगे आपको पता चल जाएगा। आज तो नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट है, आप अगर खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, यहाँ बोल रहा है बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले साल के दौरान बिजनेस या प्रोफेशन चलते हुए रहना चाहिए, तब जाके ही इसकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बिजनेस शुड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर और टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये जरूरी नहीं है कि 31 मार्च तक आपका बिजनेस चलता रहे, उससे पहले अगर डिसकंटिन्यू हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 19 को बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, तो 1 अप्रैल 19 से रिलेटेड 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 में जो भी ट्रांजेक्शन हुए, उस पर जो भी इनकम हुई, वो प्रीवियस एंड 1920 का पार्ट है। अब देखिए, मैंने जब आपको इनकम का चैप्टर बताया था उसमें बताया था कि 1920 में जो इनकम हुई है वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, 1920 में ही टैक्सेबल कर देगा, ये जनरली बताया था। या उसके पास पावर भी होता है और वो असेसमेंट ईयर 2021, यानी ये प्रीवियस ईयर है और ये क्या है, असेसमेंट ईयर है। तो असेसिंग ऑफिसर का डिस्क्रेशन होता है, उसका पावर होता है, वो चाहे तो प्रीवियस ईयर में जो भी डिसकंटिन्यूड बिजनेस की इनकम है वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर सकता है, या असेसमेंट ईयर में जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल जो भी बिजनेस होता है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके टैक्स का पार्ट रिकवर कर सकता है। ठीक है। और देखिए, अगर आपका बिजनेस क्या बंद ही नहीं हुआ, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 1 अप्रैल 19 से लेके 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च 20 तक का पार्ट हम देख रहे हैं, तो आपका बिजनेस बंद ही नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, 1920 की जो भी इनकम होगी कैलकुलेट हुई है वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, असेसमेंट ईयर 2021। तो जब डिसकंटिन्यूड बिजनेस की इनकम होती है तब हम देखते हैं, तब असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होता है, चाहे तो वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर सकता है, चाहे तो वो असेसमेंट ईयर में कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेप्शन में क्या देख रहे हैं कि पिछले साल बिजनेस चला ही नहीं, और यहाँ नहीं हम बोल सकते हैं कि पहले एक तरीके से डिसकंटिन्यू हो गया था और आपको इनकम पिछले साल मिल गई तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो गई। तो इन फॉलोइंग केसेस में बता रखा है, कह रहा है हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस इनकम में बी चार्ज अंडर द हेड पीजीबीपी इवन दो द बिजनेस इज नॉट कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के दौरान बिजनेस था ही नहीं, लेकिन आपको जो इनकम मिल गई वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो गई इन फॉलोइंग केसेस में। सबसे पहले दे रखा है आपको सेक्शन 176 सबसेक्शन 3A एंड 4। एप्लीकेबिलिटी में क्या बोल रखा है, where any business or profession is discontinued in any year and any sum received after the discontinuance। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि 2017-18 में आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी जो इनकम है आपको पिछले साल 2019-20 में मिल गई, तो ये बोल रहा है कि इस साल ये टैक्सेबल हो जाएगी किसके हाथ में, जिसको मिली है। तो ये बोला ट्रीटमेंट में द सम सो रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द रिसिपेंट एंड चार्ज टू टैक्स अकॉर्डिंगली इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, यानी 1920 में। ठीक है। और देखिए, ये भी बोल रहा है कि ऐसे मान के चलेंगे इफ सच सम वुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन हु कैरिड ऑन द बिजनेस हैड सच सम बीन रिसीव्ड बिफोर सच डिसकंटिन्यूएंस। इसका मतलब क्या है कि अगर डिसकंटिन्यू नहीं होता, उस केस में जो भी इनकम मिली है उसके साथ जो अमाउंट ये मिला है अगर ये जोड़ दिया जाता तो क्या टैक्सेबिलिटी का पार्ट आता। तो आपको देखिए प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि किस साल टैक्सेबल होगा, जिस साल मिला है, बस आपको यही पॉइंट पढ़ना है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पार्ट आएगा नहीं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए 41 का जो पार्ट दे रखा है, 41 का पार्ट आपका डीम्ड इनकम का होता है। जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग पीनल का एक फॉर्मेट बनाते हो और आप बोलते हो कि बाय साइड में क्या आती है, इनकम आती है, तो आपको पता है कि बाय साइड में सेक्शन 28 तो आएगा, क्योंकि उसकी सारी इनकम का पार्ट आएगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। उसी तरीके से डीम्ड इनकम बाय सेक्शन 41 से रिलेटेड है, तो ये भी आएगा सारा का सारा। जैसे मैंने बोला कि कोई बैड डेट्स था पिछले साल, जैसे 17-18 में था, वो आपको 2019-18 में रिकवर हो गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। इस तरीके से डीम्ड इनकम का पार्ट है। कोई एक्सपेंडिचर का पार्ट था जो कि 17-18 में आपको अलाउ हो गया था, उसकी कोई आपको रिकवरी हो गई 1920 में, तो वो भी सेक्शन 41 में आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये पार्ट दे रखा है। अब इसको हमने डिस्कस किया लेटर इन दिस चैप्टर, मतलब मेरे हिसाब से इसकी 6-7 वीडियो या 5-6 वीडियो जब बन जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन की, उसके बाद ये पार्ट आएगा, तो आगे कवर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक पढ़ सकते हैं आप 41 सबसेक्शन 1, रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन।
बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ पावर सेक्टर यूनिट, जो मैंने आपको बताया था कि आगे डेप्रिसिएशन वाले पार्ट में इसका पार्ट कवर होगा। सेल ऑफ एन एसेट्स यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बैड डेट्स रिकवरी विच वाज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम ए रिजर्व क्रिएटेड अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, और पॉइंट क्या है 8। आपको पता है कि जो ये 36 है ये एक्सपेंडिचर अलाउड की बात करता है। सेक्शन 30 से लेके जो 36 है वो स्पेसिफिक डिडक्शन की बात करते हैं, मतलब टू साइड पे जो खर्चे अलाउ होते हैं वो इस सेक्शन से रिलेटेड है, इन सेक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद एक जनरल डिडक्शन का सेक्शन आता है जो कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, ये भी याद रख लेना। तो टू साइड पे जो भी खर्चे अलाउ होते हैं उसके बाद क्या आता है आपका नेट प्रॉफिट या लॉस का पार्ट कैलकुलेट होके आ जाता है। आगे धीरे धीरे करके आपको कवर हो जाएगा, आपको क्या है एग्जाम्पल भी कवर कराऊंगा तो आपको पता चलते जाएंगे। अब देखिए यह पार्ट तो सिंपल था, आगे वैसे कवर होगा इसका डिटेल का पार्ट, लेकिन इसके बाद क्या दे रखा है, इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। देखिए इसमें बोल रहा है कि इसमें कुछ इनकम ऐसे लगती है जो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो सकती है लेकिन नहीं होती, और वो कैपिटल गेन में चले जाती है, अदर सोर्सेज में चले जाती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में चले जाती है। तो वही जनरली आपको दे रखे हैं पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये किस में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। चाहे आपका हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे देने का बिजनेस हो, चाहे आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हेल्ड कर रखा है, लेकिन अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी पे किराया मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, तो किस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन दो द असेसीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज ऑन रेंट। चाहे उसका क्या है, इससे रिलेटेड बिजनेस भी है, तब भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, पीजीबीपी में नहीं आएगा। और सच प्रॉपर्टीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए इसका आपने अमेंडमेंट भी देखा था, एक बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके देख लेना, मैंने आपको बता दिया था, शॉर्ट ही पॉइंट था, 2-3 मिनट का पॉइंट था। नोट, however where letting of house supporting the smooth running of business that is incidental to business then such income shall be taxable under this head, मतलब वो पीजीबीपी का पार्ट बनेगा। ये मैंने आपको बताया था, देखिए एग्जांपल के फॉर्म में बता देता हूँ कि जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, मैंने आपको बताया वो क्या करती है, किसी कंपनी से टायर खरीदती है, वो टायर कंपनी दूर है, तो कार कंपनी की होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा क्या होता है वेस्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि टायर आएंगे तब जाके क्या करेंगी, पूरी की पूरी कार मैन्युफैक्चर होंगी। तो एक तरीके से टाइम को लिमिट करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए कि टाइम कम वेस्टेज हो, कार कंपनी ने इस टायर कंपनी को क्या बोला कि आप वहाँ पे रेंट देते हो, इससे अच्छा मेरी एक फैक्ट्री खाली है, इस पे जनरली आप अपने टायर मैन्युफैक्चर करो और जो भी रेंट है मैं आपको आपसे लिमिटेड लूँगा। तो कार कंपनी ने जो भी रेंट लिया वो बिजनेस के इंसिडेंटल है और वो इसके पीजीबीपी की इनकम का पार्ट बनेगा। वैसे मैंने एक स्कूल का एग्जांपल आपको दिया था कि एक स्कूल है, उसकी ऊपर की बिल्डिंग खाली है, तो इस स्कूल ने क्या कर दिया, बैंक को किराए पे दे दिया, तो बैंक से जो भी रेंट मिल रहा है वो पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा, किसका, स्कूल की पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, where letting of house supporting the smooth running of the business that is incidental to business then such income shall be taxable under this head। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे भी मैंने बताया था एक्सेप्शन के फॉर्म में कि ये पीजीबीपी की इनकम का पार्ट बन जाता है। फिर देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, डिविडेंड ऑन शेयर इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2.1 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इवन दो द असेसी डील्स इन शेयर्स। इसका मतलब वो शेयर्स को खरीदने बेचने का चाहे काम भी करता हो, चाहे उसको उसने स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में हेल्ड कर रखा है, अगर जो डिविडेंड शेयर्स में मिला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब देखिए इसका डिटेल पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो डिटेल पार्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, तो आपको शॉर्ट पॉइंट ही पढ़ने हैं जो कि मैंने इसमें कवर किए हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना डिटेल में जाओगे आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे सेक्शन है। तो जो कुछ लिमिटेड पॉइंट्स है उसको लिमिटेड पॉइंट के फॉर्म में देखिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बोला द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। यानी देखिए जैसे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, उन पे जनरली क्या इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, क्योंकि आपने स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में उसको रख रखा है, खरीदने बेचने के फॉर्म में, तो जो भी इंटरेस्ट कमाया वो किसका पार्ट बन जाएगा, पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा। तभी ये बोला द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। डिटेल पार्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको पता चल जाएगा इनसे रिलेटेड, तो जब मैं इसका एग्जांपल कवर कराऊंगा तब भी आपको थोड़े थोड़े पॉइंट पता चलते जाएंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस एटसेट्रा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको पता है कि कैजुअल इनकम से रिलेटेड पार्ट है। कैजुअल इनकम पे जैसे टीडीएस बोलते हैं तो क्या होता है, 30% कटता है। जैसे आपने कोई भी प्राइज़ जीता, ठीक है, अब मान के चलिए कि 1 लाख का प्राइज़ निकला, अब वो कंपनी क्या बोलती है कि आपने जो भी प्राइज़ जीता है उस पर आपको 30%, 1 लाख रुपये जीते तो उस पर 30% कट के आपको 70,000 मिलेंगे। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, अगर आपने वहाँ पे क्या कर दिया, कोई भी अमाउंट जीत दिया, जैसे 1 करोड़ का जीत लिया, तो 30% करके कट के आपको क्या है 70 लाख मिल जाएंगे। ऐसे हो गया नॉर्मल पार्ट। तो ये बोल रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो पार्ट आ जाएगा। हॉर्स रेसेस हो गई,
तो ये जो भी पार्ट है वो आपका आगे डिटेल में जब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट आएगा उसमें कवर हो जाएगा। तो आपको अभी शॉर्ट पॉइंट में देखना है, कह रहा है इवन इफ सच इनकम इज डिराइव्ड थ्रू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब आप इसका काम रेगुलर ही कर रहे हो। कहने का मतलब लॉटरी खरीद रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हो, जो भी प्राइज़ मिल रही है, फिर लॉटरी खरीद रहे हो, जो भी प्राइज़ मिल रही है। आप हॉर्स रेसेस बहुत बार क्या करते हो, उसमें पार्टिसिपेट करवाते हो, यानी आप पार्टिसिपेट करते हो हॉर्स रेसेस में। क्या करते हो, आप बैट लगाते हो कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। उस हिसाब से क्या होता है कि आपको जो भी प्राइज़ विन करते हो आप, तो उस पर टैक्सेबिलिटी का पार्ट किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा, यही बोल रहा है। लेकिन अगर आपका काम ही क्या है, लॉटरी को खरीदने बेचने का, इसका मतलब आपकी लॉटरी की एजेंसी है, उस पर आपको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, लॉटरी खिलवाती है। जैसे मैंने कर्नाटका या बहुत साइड साउथ की साइड में देखा है कि इनकी एजेंसी बनी हुई है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉटरी टिकट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब लॉटरीज आप खरीद रहे हो, फिर सामने वाले कस्टमर को बेच रहे हो, तो जो अनसोल्ड लॉटरी टिकट रह जाती है वो आपके पास ही रहेगी, मतलब ओनर के पास ही रहेगी, एजेंसी के मालिक के पास ही रहेगी। तो उस पर जो भी विनिंग हुई वो पीजीबीपी का पार्ट बन जाएगी। तो बोल रहा है हावर वेयर एन असेसी डील्स इन लॉटरी टिकट्स, वो उसमें काम करता है, उसके खरीदने बेचने का काम करता है, मतलब उसके पास एजेंसी है। एंड सम ऑफ द लॉटरी टिकट्स रिमेन अनसोल्ड, एनी विनिंग फ्रॉम सच अनसोल्ड लॉटरी टिकट शैल बी ट्रीटेड एज इंसिडेंटल टू बिजनेस एंड टैक्स अंडर द हेड पीजीबी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए एग्जाम्प्टेड इनकम बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10, 11 और 13 है। इसका डिटेल पार्ट जब एग्जाम्प्टेड इनकम का चैप्टर बताऊंगा तब बता दूंगा। अब देखिए सेक्शन 10 में तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होता है, इसी तरीके से बिजनेस एंड प्रोफेशन की बहुत सारी इनकम होती है जो एग्जाम्प्ट होती है। वैसे ही सेक्शन 11 का पार्ट होता है, यहाँ मेरे को ध्यान आ रहा है कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए कोई ट्रस्ट होता है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, उससे रिलेटेड जो इनकम का पार्ट है वो सेक्शन 11 कवर करता है। सेक्शन 13 मुझे ध्यान आ रहा है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है कि पॉलिटिकल पार्टी को जो भी इनकम है उसका सेक्शन कौन सा गवर्न कर रहा है, सेक्शन 13A। तो इसका डिटेल पार्ट आपका एग्जम्प्टेड इनकम में आएगा, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट है सम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 28। सेक्शन 28 आपको पता है चार्जिंग सेक्शन। इसका जो फिफ्थ ए पॉइंट है वो नॉन कम्पीट फी का है। तो बोल रहा है सम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 28 फिफ्थ ए शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इसका मतलब वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा और वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बार आप क्या कीजिए, वापस से फिफ्थ ए पॉइंट देखिए। देखिए मैं बता देता हूँ, ये रहा, ये आ गया सेवन्थ पॉइंट है जो। तो देखिए सेक्शन 28 फिफ्थ ए दे रखा है आपको। तो देखिए मैंने इसमें बताया था कि आपको कोई कॉम्पिटिटर है, अगर आपका कोई बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसकी कोई एक्टिविटी को करने से आपको आपको रोक रहा है एक तरीके से, और बोल रहा है कि इसके लिए मैं आपको नॉन कम्पीट फीस दे देता हूँ। तो जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल हो रहा है, जैसे आपको बोल रहा है कि इस 1-2 किलोमीटर में आपको पर्टिकुलर ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी, या आपको बोल दिया कि जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि स्वीट्स का आपका काम है, ठीक है, यानी आपका खुद का बिजनेस एंड प्रोफेशन है एक तरीके से स्वीट्स का, लेकिन आप पहले जिस ओनर के यहाँ काम करते थे, जहाँ पे आप एक स्वीट्स बनाते थे, तो उस ओनर ने बोल दिया कि जो भी आपने चलो नया बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया वो कर लो, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्वीट जो आप बनाते थे या मावे की मिठाई बनाते थे, ये आपको नहीं बनानी। इससे रिलेटेड मैं आपको क्या कर रहा हूँ, नॉन कम्पीट फीस दे देता हूँ, यानी कुछ अमाउंट दे देता हूँ जो कि एक तरीके से एग्रीमेंट के फॉर्म में है कि आपको अब ये मिठाई नहीं बनानी। तो जो भी अमाउंट आपको मिला वो किसका पार्ट होगा, यानी जो भी अमाउंट मुझे मिला वो किसका पार्ट होगा, पीजीबीपी का पार्ट हो जाएगा, यानी बिजनेस की इनकम हो जाएगी। ये पार्ट था। लेकिन एक्सेप्शन में हमने क्या देखा था कि अगर यही राइट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि कोई पेटेंट का राइट है वो मैंने बेच दिया, मेरे पास कॉपीराइट है वो मैंने बेच दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि मैंने अपनी कैपिटल असेट्स को ट्रांसफ़र किया है। मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग राइट है, प्रोडक्शन का राइट है, प्रोसेस का राइट है, जो भी मेरे पास राइट है, अगर वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो अब वो मेरे पास नहीं है, वो सामने वाले के पास चले गया। तो उससे जो भी मेरे पास इनकम हुई है, यानी सेल करने पर जो भी पार्ट आया, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट एक्सेप्शन के फॉर्म में जो दे रखा है ना, वही एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर नीचे कवर कर रखा है। देखिए ये बोल रखा है कि एक इंटेंजिबल राइट की बात कर रहा है, रूट परमिट। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूट परमिट शैल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मतलब किसका पार्ट बनेगा, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि कुछ इनकम ऐसे होती है जो पीजीबीपी की तरह लगती है लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होती है और वो कैपिटल गेन में चले जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट। फिर देखिए बोल रहा है एक्सपेंडिचर्स अलाउड एज डिडक्शन। अब इसका आगे का पार्ट देखेंगे सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग, फिर उसके अंदर सेक्शन 30 आएगा, सेक्शन 31 आएगा, लेकिन कुछ जनरल नोट्स दे रखे हैं, सबसे पहले वो कवर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
देखिए इसमें बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। आपको पता है नॉर्मल पार्ट है अनलेस एंड अनटिल एक्सप्रेसली अलाउड। तो इसका मतलब क्या है, देखिए आपने पिछले सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन देखा, उसमें आपको पता है कि आपने इंपोर्ट लाइसेंस का पार्ट देखा था। आपको मैंने बताया था कि अगर इंपोर्ट लाइसेंस बेचते हो उस पर जो भी प्रॉफिट होता है एक तरीके से वो किसका पार्ट बनता है, पीजीबीपी का पार्ट बनता है। अब आपको पता है इंपोर्ट लाइसेंस तो कैपिटल एसेट्स है, तो आप क्या बोलोगे सर वो तो कैपिटल गेन में जाएगा ना एक तरीके से बेचने पर। लेकिन इसमें क्यों बताया, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्शन पीजीबीपी से रिलेटेड कवर कर रखा है। तो अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन कवर कर रखा है तो आप उसी में डालोगे, आप कैपिटल गेन में डाल ही नहीं पाओगे। तो ये बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होते, लेकिन अगर एक्सप्रेसली आपको प्रोविजन में बता दिया, जैसे अभी मैंने नॉन कम्पीट फीस बताया, तो आपको वो रेगुलर मिलती है क्या, क्या आपको वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है क्या, नहीं ना। लेकिन फिर भी एक तरीके से वो क्या है, किस में आ जाती है, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में आ रही है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक सेक्शन कवर कर रखा है। वैसे ही एक्सपेंडिचर के फॉर्म में देखिए ये बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। जैसे मैंने इनकम से रिलेटेड बताया, वैसे ही मैं आपको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में बता रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक्सप्रेसली बोल दिया तो वो अलाउ हो जाएंगे। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर अलाउड एज डिडक्शन, आपको पता है नॉर्मल, जो कि सेक्शन 30 से लेके 36 जो कि स्पेसिफिक डिडक्शन के होते हैं, 37 सबसेक्शन 1 जो कि आपकी जनरल डिडक्शन होती है, वो अलाउ होते हैं अनटिल एंड अनलेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको पता है कि इसका भी सेक्शन अलग से है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इसका सेक्शन 40 से रिलेटेड पार्ट है। तो उसमें इन एडमिसिबल आपको एक्सपेंडिचर दे रखे हैं जो कि अलाउड नहीं होते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आपको बोल दिया कि ये एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, तो वो जनरली आप टू साइड पे नहीं लोगे। मतलब जब भी प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होगा तो सेक्शन में जो स्पेसिफिकली बोल रखे हैं, जो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में है, पिछले साल इंकर हो रखे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो एक तरीके से अलाउ हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये डिसअलाउड है तो ये जनरली अलाउ नहीं होंगे। तो बोल रहा है अनटिल एंड अनलेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन असेसेबल बिजनेस। जनरली देखिए एग्जांपल के फॉर्म में मान लीजिए कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, आपको पता है कि आपने कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करा, उसका जो भी खर्चा हुआ ग्रो करने का, वो आप जो भी असेसेबल बिजनेस है उसमें टैक्सेबल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि मेरा क्लोथ्स का बिजनेस है, तो उनके खर्चों में उसको नहीं दिखा सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है, उसका जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्टी आएगा और एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि उसके जो भी एक्सपेंडिचर है वो मैं असेसेबल बिजनेस में चार्ज नहीं कर सकता। तो बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर ऑफ ए नॉन असेसेबल बिजनेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, वो डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होंगे। फॉर इंस्टेंस एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम ऑफ एन असेसेबल बिजनेस। मतलब क्लोथ का अगर बिजनेस है तो उसमें जो भी खर्चे हैं वो क्लोथ से रिलेटेड अलाउ होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के जो भी खर्चे हैं वो अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है एक्सपेंडिचर मस्ट रिलेट टू बिजनेस ऑफ द असेसी। सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन इंकर्ड बाय द असेसी फॉर इट्स बिजनेस, उसको खुद के बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर इंकर करते हुए होना चाहिए। नोट में क्या बोल दिया, इन केस वेयर द असेसी इंकर एक्सपेंडिचर फॉर इट्स ओन बिजनेस, द मेयर फैक्ट दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज एंजॉयड बाय सम अदर पर्सन कैन नॉट डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें जनरली यही बोल रहा है कि एक ओनर है, उसने क्या करा, अपने बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर करा, लेकिन उसका बेनिफिट कोई अदर पर्सन उठा रहा है, तब भी वो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में ओनर को अलाउ हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा। ये नहीं है कि ओनर ही एक तरीके से बेनिफिट उठाए, कोई अदर पर्सन भी उठा रहा है तब भी ओनर को जो भी खर्चा है वो अलाउ हो जाएगा। फिर आपको बोल दिया एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, नो डिडक्शन आर अलाउड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेज। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो हम नॉर्मल जब भी पढ़ते हैं, नॉर्मल एक पॉइंट आता है तो हम क्या बोलते हैं कि डिडक्शन इसकी अलाउ नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के फॉर्म में इसकी डिडक्शन अलाउ हो सकती है। तभी क्या बोल दिया, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। तो कुछ एक्सेप्शन में अलाउ हो जाएगी, वो आगे इसका डिटेल पॉइंट है तब कवर करेंगे, जब मैंने बैड डेट्स रिकवरी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स का पार्ट वो एक साथ कवर कर रखा है, तो तब देखेंगे उस पार्ट को, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, नोशनल एक्सपेंडिचर। देखिए जैसे आपने क्या बोला, कोई इम्प्लिसिट कॉस्ट रहती है, जैसे इकोनॉमिक्स में आप इम्प्लिसिट कॉस्ट देखते हो कि कोई ओनर है, प्रोपराइटर है, उसकी खुद की बिल्डिंग का रेंट है, वो खुद क्या कर रहा है उसमें, एक तरीके से जैसे एक डॉक्टर है वो क्लिनिक खोल के बैठा है, तो वो खुद से ही थोड़ी रेंट चार्ज कर रहा होगा। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ले ली जाती है, लेकिन अकाउंटिंग में या टैक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं ली जाती है, मतलब अलाउ नहीं की जाती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ ऑफ हर सेल्फ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस रेंट पेड टू ए सोल प्रोपराइटर, सैलरी टू प्रोपराइटर मतलब ओनर की सैलरी खुद की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोपराइटर, जो कैपिटल लगाई है उस पर जो इंटरेस्ट पार्ट आ रहा है, तो आपको बताइए कि ये सारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है।
तो ये बोल रहा है एटसेट्रा आर नॉट इनकम इन द हैंड्स ऑफ प्रोपराइटर, हैंस इट इज़ नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम ऑफ बिजनेस एज एक्सपेंडिचर, इसलिए ये एक्सपेंडिचर के फॉर्म में डिडक्ट नहीं होगी। इकोनॉमिक्स में फिर भी हो जाती है, लेकिन अकाउंटिंग में हम बोल सकते हैं या हम क्या बोलते हैं टैक्स वाले पार्ट में जनरली अलाउ नहीं होती। ओनर्स टू प्रूफ, ये बोल रहा है कि इसको साबित करने का बार कि खर्चे प्रीवियस ईयर में हुए हैं और बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड ही है, उसका जो बार होता है साबित करने का, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो असेसी के पास होती है। तो ये बोल रहा है ओनर्स टू प्रूफ लाइज विद द असेसी, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेसी टू प्रूव दैट ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज टू बी अलाउड एज डिडक्शन इन हिज केस। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? असेसी के पास होगी। अब देखिए स्पेसिफिक डिडक्शन बोल दिया, लेकिन जनरली आप याद रखना 30 से लेके 36 बोले जाते हैं। अब देखिए बोल रहा है एज पर सेक्शन 29 income under this head will be computed considering the provision of section 30 to 43 db which decides the admissibility of expenditure for computing income under this head। मतलब आपको पता चल जाता है कि कौन से अलाउड है एक्सपेंडिचर, कौन से डिसअलाउड है, वो किसके थ्रू पता चल जाता है? सेक्शन 30 से लेके 43 db के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है सेक्शन 30 से लेके 36 जो कि स्पेसिफिक डिडक्शन एंड अलाउंसेस बताएगा। ठीक है, सेक्शन 37(1) जो कि प्रोवाइड क्या करेगा? जनरल डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि सेक्शन 30 से लेकर 36 में कवर नहीं हुए। सेक्शन 40 जो कि क्या बताएगा कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउड है, प्रोवाइड्स फॉर इन एडमिसिबल डिडक्शन। सेक्शन 41 जो कि किसकी बात बताएगा? डीम्ड इनकम की। सेक्शन 44 जो कि जनरली प्रिजम्पटिव इनकम की बात बताएगा। ठीक, अब प्रिजम्पटिव इनकम क्या है, उसमें क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का पार्ट आता है नहीं आता, वो तो जब देखोगे तब पता चलेगा। अभी आपको इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और सेक्शन 41 भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, और सेक्शन 40 तो आपको पता है बाद में आएगा। तो अभी हम किसका पार्ट देख रहे हैं? एक्सपेंडिचर का, जो कि अलाउ होते हैं, जो कि सेक्शन 30 से लेके 36 है, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक डिडक्शन से रिलेटेड। तो सेक्शन 29 खत्म, जो कि ये बताता है कि सेक्शन 30 से लेके 43 डीबी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? अपनी इनकम को कंप्यूट करोगे और उस हिसाब से आपके एक्सपेंडिचर अलाउ होंगे, जो कि सेक्शन 29 बताता है। अब सेक्शन 30 क्या है? जो कि ये बता रहा है कि स्पेसिफिक डिडक्शन है सेक्शन 30 से लेकर 36, जिसमें सेक्शन 30 बता रहा है रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। तो अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, मान लो कि आप उसके ओनर हो, तो उस पर रेंट का पार्ट तो आएगा नहीं, लेकिन आपको पता है कि टैक्सेस का पार्ट आ सकता है, रिपेयर्स का पार्ट आ सकता है, इंश्योरेंस का पार्ट आ सकता है। अगर आप बिल्डिंग के ओनर नहीं हो, किराएदार हो, तो आप बिल्डिंग का क्या करोगे? रेंट दोगे, तो रेंट का पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर ओनर हो तो रेंट का पार्ट नहीं आता, लेकिन टेनेंट हो तो रेंट का पार्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और देखिए ये भी याद रखिए कि आपको पता है कि ओनर की बिल्डिंग है तो जनरली वो उस पर रेंट नहीं पे करेगा, क्योंकि वो नॉशनल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसलिए वो अलाउ होता ही नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन टेनेंट है तो उसको तो रेंट देना पड़ेगा, तो वो अलाउ होता ही होता है, क्योंकि वो एक तरीके से रेवेन्यू नेचर का हो गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू या कैपिटल किस नेचर का है। तो देखिए नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर रेंट है, क्योंकि आपको पता है कि उसको मंथली या ईयरली जो भी अमाउंट देना पड़ रहा है टेनेंट को, वो उसने क्या कर रखा है? वहाँ पे फैसिलिटी ली है बिल्डिंग की, बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर रखी है अपने बिजनेस के लिए, तो जो भी खर्चा इंकर हो रहा है वो टेनेंट को देना पड़ेगा। तो टेनेंट के लिए एक तरीके से एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा, लेकिन ओनर के लिए अलाउ नहीं होगा। हाँ, ओनर के लिए डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा, जो कि सेक्शन 32 है, जो कि हम देखेंगे जब बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट जो भी आप खरीदते हो पुट टू यूज़ देखेंगे, उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन का पार्ट चार्ज कर लेंगे। तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर करूँगा, अभी मैं कवर कर रहा हूँ सेक्शन 30 और सेक्शन 31। तो देखिए बोल रहा है इंकर्ड बाय द टेनेंट फॉर बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज बिजनेस अलाउ हो जाएगा। रेवेन्यू रिपेयर और करंट रिपेयर, तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू रिपेयर ही आपका अलाउ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट रिपेयर बोलते हैं। एक हो गया रेवेन्यू रिपेयर और एक होता है कैपिटल रिपेयर। एक होता है रेवेन्यू रिपेयर जिसको हम करंट रिपेयर भी बोलते हैं। तो बोल रहा है इंकर्ड बाय ओनर और टेनेंट, चाहे ओनर इंकर करे चाहे टेनेंट इंकर करे, वो एक तरीके से अलाउ हो जाता है खर्चों के फॉर्म में। कह रहा है कैपिटल रिपेयर्स आर नॉट कवर्ड इन दिस सेक्शन। फिर देखिए रेट्स एंड टैक्सेस बोल रखा है, लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स एंड म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और टेनेंट। सेक्शन 43B विल अप्लाई। देखिए 43B क्या बोलता है कि कैश बेसिस पे बोलता है, ये बोलता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कैश बेसिस पे ही अलाउ होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे अलाउ नहीं होते। ठीक है, यानी कैश बेसिस पे होंगे तो ही अलाउ होंगे। तो देखिए रेंट चाहे आपका एक्रूअल बेसिस पे हो चाहे कैश पे हो, वो अलाउ हो जाएगा, कहने का मतलब ड्यू बेसिस पे हो जाएगा। रेवेन्यू रिपेयर भी ड्यू बेसिस पे हो जाएगा, चाहे आपने पे नहीं कर रखा हो। लेकिन रेट्स एंड टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स, म्यूनसिपल टैक्स, अगर ओनर ने या टेनेंट ने पे किया है तो वो 43B बेसिस पे अप्लाई हो जाएगा। वैसे तो जनरली कौन पे करता है? ओनर ही पे करता है, लेकिन ये बोल रहा है कि एक तरीके से अलाउ हो जाएगा, लेकिन वो कैश बेसिस पे अलाउ होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या दे रखा है? इंकर्ड बाय द ओनर और टेनेंट। पर आप याद रखना
बिल्डिंग किसकी होती है? ओनर की। तो मोस्टली इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी पे करता है वो कौन पे करता है? ओनर। लेकिन याद रखना, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है और ओनर ने क्या बोला कि जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट है, जो भी रेट्स एंड टैक्सेस का पार्ट है, जो भी रेवेन्यू रिपेयर का पार्ट है, वो आपको देना पड़ेगा। कहने का मतलब आपका जो 50,000 पर मंथ का किराया है उसमें मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट भी जोड़ दिया है, ओनर ऐसे बोल रहा है, रेट्स एंड टैक्सेस का पार्ट भी जोड़ दिया है, रेवेन्यू रिपेयर का पार्ट भी जोड़ दिया है, तो वो आपको ही देना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी खर्चा है वो किसका है? टेनेंट का है। तो टेनेंट को वो अलाउ हो जाएगा। ठीक है, चाहे ओनर करे चाहे टेनेंट करे, इसका मतलब क्या है? टेनेंट से रिकवर किया जा रहा है एक तरीके से, तो भी अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर प्रमाइसेस यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन। पॉइंट्स टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको दे रखा है यूज ऑफ बिल्डिंग। द बिल्डिंग इज टू बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सबको पता है नॉर्मल। हाउएवर इफ द बिल्डिंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इसका मतलब पार्टली आपने ऑफिशियल पर्पज के लिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, और पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ किया है, देन डिडक्शन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए फेयर प्रपोर्शन ऑफ अबव एक्सपेंडिचर विच द असेसिंग ऑफिसर में डिटरमिन। इसका मतलब आपको पता है कि जितना पार्ट के लिए आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ किया है उतना ही खर्चा आपको अलाउ होगा उस प्रपोर्शन में, ये बोल दिया। नॉशनल रेंट में क्या बोल दिया? रेंट पेड टू प्रोपराइटर इज डिसअलाउड। मैंने आपको बताया था नॉशनल एक्सपेंडिचर हो गया कि ओनर, जो बिल्डिंग का एक ओनर है वो रेंट नहीं देता, तो वो रेंट एक तरीके से नॉशनल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो गया, वो अलाउ नहीं होगा। लेकिन रेंट पेड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर फॉर यूजिंग इस प्रमाइसेज इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। ये तो आपने पहले भी कवर करा है किसी न किसी टॉपिक में, जिसमें मैंने बताया था कि अगर पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग क्या कर रखी है? किराए पे दे रखी है। किसको दे रखी है? सामने वाली फर्म को, जिस फर्म में वो पार्टनर है। तो फर्म ने जो भी रेंट पे किया है वो फर्म के लिए खर्चों के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। करंट रिपेयर वर्सेस कैपिटल रिपेयर, तो ये बोल रहा है कि सिर्फ रेवेन्यू रिपेयर यानी करंट रिपेयर ही अलाउड होते हैं, कैपिटल रिपेयर अलाउड नहीं होते। तो ओनली करंट रिपेयर्स आर अलाउड एज डिडक्शन, कैपिटल रिपेयर्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन वेदर द असेसी ऑक्यूपाइज द बिल्डिंग एज ए टेनेंट और एज ए लैंडलॉर्ड। तो देखिए इसमें यही बोल रहा है ना कि कैपिटल रिपेयर क्या होगा? डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ नहीं होगा, चाहे असेसी किराएदार के फॉर्म में या लैंडलॉर्ड यानी मालिक के फॉर्म में। अब देखिए अगर आपकी एक बिल्डिंग है उसमें क्या है? 3 फ्लोर है, ठीक है, ये मान के चलिए। तो फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड यानी ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया और थर्ड फ्लोर हो गया। अब देखिए उस पर आपने क्या कर दिया? एक और फ्लोर यानी फोर्थ फ्लोर बना दिया। तो आपने क्या कर दिया? उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी। तो अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, आपको एडवांटेज मिल रहा है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, तो उस केस में आपको पता है कि उसको आप किराए पे दे सकते हो। ये पार्ट आ गया, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो आपने जो भी कैपिटल रिपेयर किया है, क्या करा है? कैपिटल रिपेयर, वो अलाउड नहीं होगा खर्चे के फॉर्म में। लेकिन अगर आप कोई अपनी एग्जिस्टिंग असेट को मेंटेन कर रहे हो, मतलब वो 3 फ्लोर थे उसमें कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट करवा रहे हो, तो वो नॉर्मल करंट रिपेयर के फॉर्म में आ जाएगा और वो अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है करंट रिपेयर irrespective of the amount involved means a repair incurred to preserve and maintain an existing asset and repair which does not result in a new or fresh advantage। तो आपको कोई नया या फ्रेश एडवांटेज नहीं मिल रहा, आप जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको ही मेंटेन करने का काम कर रहे हो, उसको ही सुरक्षित रखने का काम कर रहे हो, उसी से रिलेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करा रहे हो, इसलिए वो करंट रिपेयर के फॉर्म में आ रहा है और वो अलाउ हो रहा है। लेकिन कैपिटल रिपेयर की आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? फ्लोर और बना रहे हो जिससे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, तो वो तो कैपिटल रिपेयर में ही जाएगा। इस तरीके से सोच के रखना है। फिर देखिए क्या बोल रहा है? म्यूनसिपल टैक्सेस, मैंने आपको बताया था लैंड रेवेन्यू, लोकल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, वो आपके कैश बेसिस पे अलाउ होंगे। जब मैं 43 भी बताऊंगा तो उसका डिटेल पार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है रेट्स एंड टैक्सेस आर डिडक्टेबल ऑन कैश बेसिस, फॉर एग्जाम्पल लैंड रेवेन्यू, म्यूनसिपल टैक्सेस एटसेट्रा। सेक्शन 30 रीड विद सेक्शन 43B। तो जब आप सेक्शन 43B देखेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि सेक्शन 30 मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से आपको मैं याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या होता है? प्रोविजन इंटरलिंक होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं। फिर देखिए सेक्शन 31 क्या बोल रहा है? रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। सीधी सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर जो भी आपका है, अगर ओनर का है तो ओनर ने जो भी उस पर रेवेन्यू रिपेयर किए हैं, इसमें भी वही पार्ट आ गया। तो कैपिटल रिपेयर इसमें अलाउ नहीं होते हैं, वही करंट रिपेयर अलाउड होते हैं। वैसे ही जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो ओनर ने ही इंकर किया होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं किराएदार हूँ, मान के चलिए मैंने कोई मशीनरी खरीदी, तो उस पर इंश्योरेंस प्रीमियम मैं क्यों चुकाऊंगा? जनरली ओनर ही चुकाएगा। लेकिन मान के चलिए अगर टेनेंट भी चुकाता है तो वो उस केस में टेनेंट को अलाउ हो जाता है खर्चों के फॉर्म में, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। पर नॉर्मल मैंने क्यों लिखा कंडीशन में? क्योंकि ओनर ही इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। क्योंकि देखिए मान के चलिए कि मेरा कोई ऑफिस था, अब मुझे पता है कि टेम्परली वो शिफ्ट होता रहता है दूसरी जगह, तो मैंने एसी जो भी है वो किराए पे ले ली, 4 एसी थी वो किराए पे ले ली, ठीक है।
अब उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट है वो तो ओनर ही पे करता है, तो वो ओनर के ही खर्चों के फॉर्म में अलाउ होगा ना, मेरे थोड़ी होगा, क्योंकि उसका जो अमाउंट पे कर रहा है वो कौन पे कर रहा है, ओनर। लेकिन अगर ओनर ने इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट मुझसे मांग लिया होता, ठीक है, तो वो किसके खर्चों के फॉर्म में अलाउ होगा, मेरे खर्चों के फॉर्म में, क्योंकि ओनर ने इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है वो मुझसे मांग लिया। यानी कौन चुका रहा है, किराएदार। किसका किराएदार, टेनेंट बोल रहा हूँ ना। रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, तो उसके साथ आपको पता है कि मैं किसका रेंट दे रहा हूँ, या सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम किसका दे रहा हूँ, एसी से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर ओनर इंश्योरेंस प्रीमियम चुका रहा है तो ओनर को अलाउ हो जाएगा, अगर टेनेंट चुका रहा है तो टेनेंट को अलाउ हो जाएगा। सेम रेवेन्यू रिपेयर में भी यही बोल रखा है कि अगर ओनर कर रहा है तो ओनर को अलाउ, और टेनेंट कर रहा है तो टेनेंट को अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बोला रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर अलाउड एज डिडक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। सेम पॉइंट है जैसे ऊपर आपने देखे थे, यूज ऑफ असेट सेम टू सेम है, ठीक है, तो मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं, पढ़ के देख लेना। करंट रिपेयर वर्सेस कैपिटल रिपेयर, देखिए अब याद रखना, जैसे अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं तो एक मशीनरी है, उसमें जनरली क्या, एक मशीनरी है उसमें इंजन लगा हुआ है, ठीक है। अब वो अगर इंजन ख़राब हो जाता है और उसको रिप्लेस करके मैं दूसरा इंजन लगा देता हूँ तो वो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही ठीक कर रहा है, ये नहीं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो जनरली वो करंट रिपेयर ही कहलाएगा, कैपिटल रिपेयर नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब वो रेवेन्यू रिपेयर ही कहलाएगा। तो अगर मैं कोई पुराना इंजन रिप्लेस करके नया इंजन लगवाता हूँ तो वो रेवेन्यू रिपेयर के फॉर्म में होगा, करंट रिपेयर के फॉर्म में, ठीक है, वो कैपिटल रिपेयर के फॉर्म में नहीं होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको पार्ट दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल ध्यान रखिए, आपको करंट रिपेयर का मतलब पता चल जाएगा। अब देखिए करंट रिपेयर कैपिटल रिपेयर की जो मीनिंग है मैंने ऊपर बता दी, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ओनली करंट रिपेयर आर अलाउड एज डिडक्शन। एग्जाम्पल्स, हैवी एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए शिप विदाउट क्रिएटिंग एनी एसेट इज डिडक्टेबल। तो देखिए क्या बोल रहा है, चाहे आपने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा किया हो, तो एक्सपेंडिचर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन रिलेटेबल पार्ट है वो क्या बता रहा है कि कैपेसिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो वो एसेट के फॉर्म में आ जाती है और वो कैपिटल रिपेयर के फॉर्म में होती है। इसका मतलब उस पर डेप्रिशिएशन का पार्ट आएगा। अगर कोई कैपिटल रिपेयर है तो उस पर डेप्रिशिएशन का पार्ट आएगा, आपको पता है। लेकिन अगर हैवी एक्सपेंडिचर चाहे कर भी रहे हो लेकिन उससे कैपेसिटी नहीं बढ़ रही तो वो करंट रिपेयर के फॉर्म में आएगा। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है तो वो कैपिटल रिपेयर के फॉर्म में है और उस पर डेप्रिशिएशन का पार्ट अलाउ होगा। अगर कैपेसिटी इंप्रूव नहीं हो रही तो वो करंट रिपेयर के फॉर्म में है और वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के खर्चे के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। तो बोल रहा है हैवी एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ए शिप विदाउट क्रिएटिंग एनी एसेट, इसका मतलब वो खर्चों के फॉर्म में डिडक्ट हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो जाएगा। एनी एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल इंजन बाय अ डीजल इंजन ऑन हिज व्हीकल इज अलाउड अंडर सेक्शन 31। अब देखिए आपको पता है कि इसमें कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, नॉर्मल क्या कर रहे हो, रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो ये 31 के अकॉर्डिंग अलाउ हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। आप क्योंकि क्या कर रहे हो, पेट्रोल इंजन को डीजल इंजन से रिप्लेस कर रहे हो, तो नॉर्मल एक तरीके से एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को ही आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही है, अगर इंप्रूव होती तो वो कैपिटल रिपेयर के फॉर्म में हो जाती, लेकिन यहाँ पे किसके फॉर्म में है, करंट रिपेयर यानी रेवेन्यू रिपेयर के फॉर्म में। अब देखिए लास्ट क्या बोल रखा है, रेंट फॉर फर्नीचर प्लांट और मशीनरी, ओनली रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, रेंट पेड फॉर यूज ऑफ सच असेट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37(1). अब देखिए याद रखना कि मैंने बिल्डिंग का रेंट बोला तो ओनर है, ओनर बिल्डिंग का रेंट तो देगा नहीं, तो जनरली क्या होता है वो अलाउड नहीं होता क्योंकि वो नॉशनल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला, रेंट फॉर फर्नीचर प्लांट और मशीनरी, तो अगर एक टेनेंट है वो क्या कर रहा है, फर्नीचर प्लांट मशीनरी के लिए रेंट दे रहा है, ठीक है, रेंट दे रहा है, तो कौन दे रहा है, टेनेंट, किराएदार दे रहा है, तो वो 31 में अलाउ नहीं है, लेकिन वो जनरल डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ है। अब देखिए स्पेसिफिक और जनरल में क्या फ़र्क है, अगर मैं स्पेसिफिक डिडक्शन बोल रहा हूँ तो डेप्रिशिएशन किस पे लगता है, किन्हीं पर्टिकुलर फिक्स एसेट पे, या इंटेंजिबल टेंजिबल जो भी फिक्स एसेट है उन पे लगता है। अगर मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, रिपेयर की बात कर रहा हूँ, तो वो किस पे हो रहा है, मशीनरी पे, प्लांट पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, तो वो स्पेसिफिक यूज के लिए जो असेट यूज़ की गई है उसके लिए जो खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन दे रखे, जैसे 30, 31, 32 आगे के सेक्शन दे रखे हैं। लेकिन 37 जो सबसेक्शन 1 है वो जनरल डिडक्शन की बात करता है, मतलब जो 30 से 36 के अंदर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि रेंट पेड फॉर यूज ऑफ सच असेट उसको जनरल डिडक्शन के फॉर्म में माना गया है, अलाउ किया गया है, लेकिन किसके फॉर्म में, अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के फॉर्म में, जनरल डिडक्शन के फॉर्म में। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। देखिए थियोरटिकल पार्ट था, एक बार पढ़ के देखना, सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब अगली वीडियो में आपका डेप्रिशिएशन का पार्ट आएगा, मैं छोटे छोटे पार्ट में ही कवर करूँगा, क्योंकि अगर मैं डेप्रिशिएशन आज की वीडियो में बताता
तो 1 घंटे का पार्ट बन जाता, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल भी कवर करना होता, तो वो डिटेल पार्ट हो जाता और आपको टिपिकल लगने लग जाता। तो अभी आराम से देखिए, आधे आधे घंटे का पार्ट, 45 मिनट, इस तरीके से वीडियो कवर करूँगा। ज़्यादा मैं डिटेल पार्ट नहीं बताऊँगा, ये नहीं कि 1.5 घंटे की वीडियो कवर कर रहा हूँ। उससे आपको भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।